अंग्रेज़ों से जो आज़ादी लेने का टाइम था, उसमें जिन फ्रीडम फाइटर्स ने पार्टिसिपेट किया, बड़ा अहम किरदार अदा किया, उनमें नेताजी बोस का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। पाकिस्तान जब से बना है तब से वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में कभी भी इंडिपेंडेंस के पहले की स्ट्रगल को पढ़ाया नहीं गया। हालांकि जियाउल हक के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम में काफी चेंजेस किए गए थे, बट तब भी सिलेबस में कुछ चेंजेस नहीं किया गया। पाकिस्तान के लोग फ्रीडम फाइटर्स जो कि उनको ब्रिटिशर से आजादी दिलाए थे, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं ये समझता हूँ कि जो तारीख़ है वो पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ की जो रूलिंग एलीट थी, यहाँ के जो हुक्मरान थे, उन्होंने शौरी तौर पे तारीख़ को छुपाया। और ना सिर्फ तारीख़ को छुपाया बल्कि तारीख़ को मसख़ किया। और छुपाना तो ये है कि आपने किसी किरदार को मुकम्मल दफन कर दिया, ठीक है। और मसख़ करना ये होता है कि किसी पॉजिटिव किरदार को आपने नेगेटिव बना दिया है, आपने एक हीरो को ज़ीरो कर दिया है। और या आपने अपने एक नई इस्लामी रियासत बनाई, तो जिन लोगों के नज़रियात आपसे मजहबी या मसल के हवाले से नहीं मिलते थे, आपने उन लोगों को तारीख़ से पोशीदा कर दिया, दफन कर दिया, नहीं आने वाली नस्लों से उन्हें छुपा के रखा। अच्छा बात नहीं है। चंद्र बोस इज़ नॉट द ओनली एंड लॉनली पर्सन। वो अकेला या तन्हा आदमी नहीं है इस पूरी तहरीक में ना। ये तहरीक जब अब देखें वो पैदा हो रहे हैं 1897 में, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो वो 1897 में पैदा हुए हैं। और 1885 में कांग्रेस बन गई हुई थी, ठीक है। जब वो 8 साल के हुए तो वो बंगाल के थे, उड़ीसा के में पैदाइश थी उनकी। तो जब वो 8 साल के थे तो बंगाल तकसीम हुआ, यानी कि तकसीम बंगाल उन्होंने होते देखी। फिर उन्होंने जब 6 साल 8 और 6 जब वो 14 साल के 13-14 साल के थे तो उस वक़्त तनसीख़ बंगाल हुई। तो ये सारा कुछ उन्होंने मनाज़र, ये पॉलिटिक्स अपनी आंखों से देखे। उसके बाद उन्हें स्कूल से कॉलेज से निकाला गया, किस बुनियाद पे कि एक अंग्रेज़ उस्ताद हिंदुस्तानियों के बारे में, नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम्स, हिंदुस्तानियों के बारे में बैड वर्डिंग करता था, उन्होंने थप्पड़ मार दिया उन्हें। और 2 साल के लिए उन्हें निकाल दिया गया। और उसके बाद वो वहाँ से चले गए और एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, वहाँ उन्होंने ICS वगैरह की तैयारी की, ICS किया, यहाँ आए। मगर यहाँ आके उन्होंने बजाय इसके कि वो अफसरी करते या अंग्रेज़ की वो गुलामी करते या कई मुलाजम होते और अपनी ऐश ज़िंदगी गुजारते, उन्होंने ज़िंदगी का कठिन रास्ता इख्तियार किया और वो आज़ादी का रास्ता था। उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज जो थी वो उन्होंने नेशनल आर्मी उन्होंने बनाई। और फिर उससे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप ये देखें कि वो हिंदुस्तान के रहने वाले थे, मगर उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पूरे अरूज पर थी, तो साहब चंद्र बोस जो थे वो हिटलर से भी मिल रहे हैं और जापान भी जा रहे हैं। यानी कि उस टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जियोपॉलिटिक्स को उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि हिंदुस्तान एक कौम है जो आज़ादी चाहती है और ये हमारी फ़ौज है। और जो जापान में ये हिंदुस्तान से जो फौजी गए हुए थे, फौजी बन के लड़ने के लिए वहाँ कैद थे, उनको आज़ाद करवा के तो वो आर्मी बनाई। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जब 1857 में जिन फौजियों ने बगावत की
उनमें सिर्फ मंगल पांडे तो नहीं था, बिल्कुल। उसमें तो और भी बहुत से थे। उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे। तो इसी तरह जब कोई भी चीज़ बनती थी तो उसमें सारे हिंदुस्तानी होते थे। गांधी का नज़रिया क्या था? अदम तशद्दुद का था, पीस का, तो डोंट वायलेंस। तो बोस, चंद्र बोस जो था वो जंग करके जीतना चाहता था। वो कहता था हम इन्हें मारेंगे, हम इन्हें भगाएंगे यहाँ से। भाई चंद्र बोस की एक तारीखी कोटेशन है कि यू गिव मी द ब्लड आई गिव यू द फ्रीडम। तो अब जिस शख्स का ये नैरेटिव हो कि यू गिव मी द ब्लड आई गिव यू द फ्रीडम, तो गांधी को वो शख्स कैसे अच्छा लग सकता है? क्योंकि ये गांधी की बेसिक एजुकेशन के खिलाफ था, जिसकी वजह से गांधी साहब के साथ उनके इख्तलाफात थे और गांधी साहब उनको नापसंद भी करते थे, मगर वो कांग्रेस के सदर भी रहे। कि कैबिनेट मिशन में मिस्टर जिन्ना ने ये मुतालबा रख दिया था कि आप अगर हमें मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दें तो हम पाकिस्तान के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाते हैं। अब जो एडवानी ने अपनी किताब में ये सारा वाक़या खुल के लिख दिया है। तो क्वेश्चन ये है कि बस ये बातें हमें बताई नहीं गई। जब मैं छोटा था तो मेरी तारीख़ अशोक से शुरू होती थी, ठीक है ना। तो जब आप लोग बड़े हुए तो आपको मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करवाया गया। ऐसे ही है। तो इसी को तारीख छुपाना कहते हैं। इवन कि इन्होंने असल हीरो भी छुपा लिए ना। इन्होंने 47 के से पहले की भगत सिंह का क्या कसूर है, उधम सिंह का क्या कसूर है? ठीक है ना। इनका फ्रीडम फाइटर है, हाँ, तो वो तो हीरो होने चाहिए। चाहिए नहीं, वो हीरो हैं। अच्छा। अगर ये कोई नहीं मानता, अगर हीरो को कोई हीरो ना माने, इन्हें इल्मुद्दीन चाहिए हीरो, इन्हें मुमताज़ कादरी हीरो चाहिए, इन्हें फ्रीडम फाइटर नहीं चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इन्होंने 47 के बाद इस रियासत के खतने किए और इसे मुसलमान कर लिया 1950 में, जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखवा ली। और मिस्टर जिन्ना की स्पीच 1149 में 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म की तकरीर और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये दो मुतसादम डॉक्यूमेंट है। इन दो मुतसादम डॉक्यूमेंट्स के दरमियान फंसी हुई ये रियासत है। कोई उधर जोर लगा रहा है, कोई उधर जोर लगा रहा है। अच्छा, इस दौरान अब आपने जिन जिन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया, आपने तो उन लोगों को छुपा लिया, आपने तो उन लोगों की हीरोशिप। आप मुझे बताएं ना, तारीख में अताउल्लाह शाह बुखारी का जिक्र क्यों नहीं है सिलेबस में? अल्लामा अनायतुल्लाह मशरिकी का जिक्र क्यों नहीं है? भी उनके कायद से इख्तलाफ थे ना, बरतानिया के खिलाफ तो वो लड़े हैं। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने नैरेटिव वो दिया जो मुस्लिम लीग का नैरेटिव था। सही पकड़े हैं। दुनिया की कोई जंग भी इस्लाम के लिए या किसी मज़हब के फैलाव के लिए या किसी मज़हब को फैलाने के लिए नहीं होती। जंगों के जो मकासद होते हैं वो मुआशी होते हैं हमेशा, और दुनिया की हर जंग जो होती है उसके पीछे मईशत ही छुपी होती है। मोहम्मद बिन कासिम का जो मामला था, उससे पहले आप उसके चचा हज्जाज बिन यूसुफ का वो स्टेटमेंट और वो ख़त जो है वो भी तारीख़ सामने लेके आए ना, ये भी हिडन हिस्ट्री है कि उसने वलीद बिन अब्दुल मलिक को ये लिखा था कि इस मुहिम पे जितना ख़र्चा आएगा उससे डबल मैं ख़जाने में दाखिल जमा करवाऊँगा। तो बात तो मुशत की आ गई ना, बात तो पैसों की आ गई, और फिर वो वहाँ पे जमा भी करवाया गया। उसके बाद हमें दूसरा जो कॉन्करर मिलता है वो महमूद गज़नवी मिलता है। वो हमले करता है, लूट मार करता है, चला जाता है, मगर उसने यहाँ किसी इस्लामी रियासत की बुनियाद नहीं रखी। ठीक है। उसके बाद हमें शहाबुद्दीन गौरी नज़र आता है, वो तराइन की पहली जंग लड़ता है, फिर दूसरी जंग लड़ता है, तो मगर किसी मुस्लिम रियासत की बुनियाद नहीं रखता। हाँ, वो एक बड़ा काम कर जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका ग़ुलाम था, उसे वो यहाँ का गवर्नर मुकर्रर कर देता है। शहाबुद्दीन गौरी की वफ़ात के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसे शहाबुद्दीन गौरी का बेटा आज़ाद करके हिंदुस्तान का बादशाह बना देता है, और यहाँ से इब्तदा होती है हिंदुस्तान में इस्लामी रियासत की। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी लड़ाइयाँ चलती रहीं। कभी यहाँ पे खुद ख़ानदान ग़ुलामा आ गया, कभी खिलजी आ गए, कभी लोधी आ गए, तुगलक आ गए, ये सारे मामला चलते रहे। तो उसके बाद
जब मुग़ल यहाँ पे आए तो 1526 में पानीपत की पहली जंग के बाद तो 1707 तक उन्होंने एक लंबे अरसे तक हुकूमत की उस ख़ानदान ने। उसके दरमियान सिर्फ हमें फ़रीद ख़ान शेरशाह सूरी का एक छोटा सा 5 साल का टेन्योर मिलता है और उसमें उसने बड़ी डेवलपमेंट भी की, मगर हमें यहाँ पे क्या ज़हीरुद्दीन बाबर ने इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, तो जवाब नहीं। क्या नसीरुद्दीन हुमायूं ने इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी? नहीं। उसे तो खुद अफीम खाने से फुर्सत नहीं थी। ठीक है सर, लेकिन इन सब के दौर में मुसलमान यहाँ पे जो हिंदू थे वो मुसलमान में तो कन्वर्ट हुए नहीं। आप वो डर की वजह से हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। मैं गुजारिश करता हूँ कि अकबर के बारे में आप क्या कहेंगे? उसने तो मज़हब ही अपना बना लिया था। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। और वो उसकी जो बीवी थी जोधा भाई, वो भी एक हिंदू औरत थी। ठीक है। जहांगीर जो है वो एक हिंदू औरत के पेट से हुआ। बिल्कुल। ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पे ये बताएं ना कि वो कौन सी इस्लामी रियासत थी जिनकी बुनियाद ये रखते थे। तो जो आप ये क्लेम करते हैं वो औरंगज़ेब आलमगीर पे आके करते हैं। शाहजहां को भी वो जो था हरम से फुर्सत नहीं मिली। ठीक है। वो भी अपना ताजमहल बनाता रहा। ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर भी जो था वो नूरजहाँ के इश्क में मुब्तला रहा, और वो आप तो उसके जहांगीरी पढ़ लें तो वो उसका जो मशगला था वो 16 प्याले शराब था और आधा किलो गोश्त था, या आधा सेर जो ज़माने में था वो गोश्त था जो वो खाता था। तो औरंगज़ेब आलमगीर जो है वो हमें एक बंदा मिलता है, मगर वो मजहबी इंतहा पसंद था, वो रिजल्ट था और उसने एक्सट्रीमिस्ट। हाँ बिल्कुल। और उसने सिखों का कत्लेआम किया, सिखों के गुरुओं का कत्लेआम किया, और फिर फतावा आलमगीरी लिखवा कर उसने उस फतावे को मजहबी तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर अप्लाई करने की कोशिश की, उन्हें लागू करने की कोशिश की। ठीक है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की, जो कि नाकाम हुई।